आंसर इन वन सेंटेंस का एक्सप्लेनेशन देखेंगे और इसके आंसर्स को देखेंगे कि हाउ टू राइट द आंसर्स, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज द फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर आपने पहले भी वीडियो देखा हुआ है एमसीक्यू या ऑब्जेक्टिव्स के, तो वहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। तो चलिए यहाँ पे भी डिस्कस कर लेते हैं और समझ लेते हैं इसको डीप में कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल क्या होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मीन्स जहाँ पे आपके जो कैपिटल्स अमाउंट है वो चेंजेस होते रहते हैं। अगर आपने पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट के सम्स को, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है, तो एक आपको आइडिया आ जाएगा कि जब हम कैपिटल अकाउंट लायबिलिटी साइड में सॉल्व करते हैं या पार्टनर कैपिटल अकाउंट में सॉल्व करते हैं, तो दैट टाइम हम कैपिटल की अमाउंट को चेंज कर देते हैं। चेंज कैसे होता है? ये चेंजिंग होता है आपके नेट प्रॉफिट से या नेट लॉस से, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या तो रिड्यूसिंग द ड्राइंग्स वैल्यूज, राइट। तो इसके बेसिस पे क्या होता है कि जो आपका कैपिटल है वो चेंज होता है, यानी कि ईयर एंडेड में पार्टनर्स का जो कैपिटल होता है वो चेंज हो जाता है एट द ओपनिंग। देखिए, ओपनिंग का जो कैपिटल होता है फिर बाद में जाके वो क्लोजिंग में चेंज हो जाता है या उसका इफेक्ट हमें दिखाई देता है। लेकिन जब हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल, देखिए ये तो फ्लक्चुएटिंग था। जब हम बात करते हैं फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल में हम बेसिकली करंट अकाउंट को क्रिएट करते हैं। करंट अकाउंट में हम बेसिकली जितने भी कैपिटल के एडजस्टमेंट होते हैं या कैपिटल के जितनी भी वैल्यूज हमें इम्पैक्ट दिखाई देती है कैपिटल पे, वो कैपिटल एडजस्टमेंट हम सीधा सॉल्व करते हैं करंट अकाउंट पे। यानी कि करंट अकाउंट में हम क्या कहते हैं, वैल्यू को लेस कर देते हैं, ठीक है, या नेट प्रॉफिट आता है तो उसको ऐड कर लेते हैं। यानी कि फिक्स कैपिटल में आपके कैपिटल की वैल्यू चेंज नहीं होगी, लेकिन फ्लक्चुएटिंग में आपकी कैपिटल वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या आएगा? वन सेंटेंस, व्हेन कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर go on changing every year due to a transactions of partners with the firm, it is known as fluctuating capital। क्लियर? तो ईयर वाइज क्या होगा, आपका जो पार्टनर्स का कैपिटल है वो चेंज होता रहेगा, इसीलिए हम उसको बोलेंगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। और ये चेंज कैसा होता है? बाय ट्रांजेक्शंस। ठीक है, ट्रांजेक्शन जैसे मैंने बताया आपको, इसमें पर्सनल यूजेस आते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो सकता है, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस भी हो सकता है। आते हैं अभी सेकंड क्वेश्चन, व्हाई इज पार्टनरशिप डीड नेसेसरीज। ऐसा क्यों लगता है कि पार्टनरशिप डीड आपको, मतलब या पार्टनर्स को कंपलसरी है? तो पार्टनरशिप डीड मतलब क्या हो जाएगा कि एक रिटर्न एग्रीमेंट। देखिए, तो जिस तरीके से रिटर्न एग्रीमेंट एक डॉक्यूमेंट की तरह हम यूज कर सकते हैं, एक प्रूफ की तरह हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कुछ भी इनवैलिड हो रहा है या कोई बात को लेके पार्टनर्स के बीच में क्वारल्स हो गए, झगड़े हो गए, ठीक है, या कोई ऐसी बात, ऐसी केसेस जो कोर्ट तक पहुंच गई है, तो दैट टाइम पार्टनर्स क्या कहते हैं कि उस पार्टनरशिप डीड का यूज करते हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं पे रॉन्ग हो रहा है तो उसको रेक्टिफाई करना या उसके अगेंस्ट में अपने पास डॉक्यूमेंट रखना, वो काम आता है पार्टनरशिप डीड की वजह से। तो इसीलिए जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको निकालने के लिए हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप डीड बना लेते हैं। इसका आंसर आएगा, पार्टनरशिप डीड इज नेसेसरी टू प्रिवेंट डिस्प्यूट और मिसअंडरस्टैंडिंग अमंग द पार्टनर्स इन फ्यूचर्स। तो इसलिए हम पार्टनरशिप डीड को बनाते हैं, इसीलिए कंपलसरी है आपका पार्टनरशिप डीड। ओके, अभी स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ पार्टनर इफ द पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, इन विच ratios the partner will share the profit or losses। देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन में बताया हुआ है कि अगर पार्टनरशिप डीड अपना साइलेंट है, यानी कि हमने पार्टनरशिप डीड बनाया नहीं है और दोनों पार्टनर्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे अपने फर्म्स को रन कर रहे हैं, तो दैट टाइम जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोस होगा या प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियोस होगा, वो किस बेसिस पे होगा? याद रखिए, जब भी पार्टनरशिप डीड साइलेंट होता है या अब्सेंस होता है फर्म में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग पार्टनर्स अपने जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो इक्वली रेशियो में शेयर करते हैं। इसीलिए इसका वन सेंटेंस आंसर होगा, इन द पार्टनरशिप डीड साइलेंट, पार्टनर विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द इक्वल रेशियोज, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ है कि व्हाट इज द फिक्स कैपिटल मेथड। तो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर वन में समझाया था कि फिक्स कैपिटल मेथड क्या होता है और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड क्या होता है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में कैपिटल चेंज हो जाता है, लेकिन फिक्स कैपिटल मेथड में कैपिटल चेंज नहीं होता, यानी कि जो कैपिटल अमाउंट है दोनों पार्टनर्स के, वो आपके एवरी फाइनेंशियल ईयर तक कैरी फॉरवर्ड होते रहेंगे। देखिए, उसके अंदर कोई भी चेंजेस आपको नहीं दिखाई देगा। और अगर पार्टनर्स कुछ भी कैपिटल अमाउंट विड्रॉल करते हैं, तो दैट टाइम उसका जो चेंजेस होगा, उसका जो इफेक्ट होगा,
वो पार्टनर करंट अकाउंट में दिखाई देगा, क्योंकि फिक्स कैपिटल मेथड का मीनिंग है कि देयर इज नो चेंजेस इन द कैपिटल अमाउंट फॉर द एवरी ईयर। तो इसका आंसर देखते हैं, वन सेंटेंस आंसर। फिक्स कैपिटल मेथड इन वन इन which कैपिटल बैलेंस ऑफ द पार्टनर्स रिमेन द सेम एट द every financial year unless any amount of the additional capital is introduced or part of the capital withdrawn by the partners from the बिजनेस। अगर पार्टनर्स एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस भी करता है तो भी चेंज नहीं होगा, और कैपिटल से कुछ भी पर्सनल यूज के लिए या कैपिटल अमाउंट विड्रॉल करता है तो भी चेंजेस नहीं दिखाई देगा पार्टनर कैपिटल के अंदर। ठीक है, जो भी चेंजेस होगा वो पार्टनर करंट में होगा। क्लियर यहाँ तक? नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। हाउ मेनी पार्टनर्स आर रिक्वायर्ड टू बी अ फॉर्म पार्टनरशिप फर्म? तो बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, मिनिमम 2 पर्सन की नीड होती है पार्टनरशिप फर्म्स को बनाने में या उसको क्रिएट करने में। तो मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ पार्टनरशिप फर्म, राइट ना? व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड? पार्टनरशिप डीड है क्या? A partnership deed is a written agreement, duly stamped and signed document containing the term and the conditions of the partnership. तो पार्टनरशिप डीड है क्या, समझ गए? एक एग्रीमेंट जैसा होता है, सेम वैसे पार्टनरशिप डीड भी होता है। इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज होता है, ठीक है, कुछ कंडीशंस लिखी होती है पार्टनरशिप फर्म्स की, और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो सब यहाँ पे लिखे होते हैं एग्रीमेंट के अंदर। तो ये पूरा एग्रीमेंट कहलाता है आपका पार्टनरशिप डीड। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप फर्म? क्या है पार्टनरशिप फर्म का ऑब्जेक्टिव्स? ठीक है, मतलब कि पार्टनरशिप फर्म क्यों फॉर्म किया जाता है? तो इसका आंसर होगा टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, राइट? क्योंकि पार्टनरशिप फर्म ट्रेडिंग कंसर्न है, पार्टनरशिप फर्म नॉन ट्रेडिंग कंसर्न नहीं है। ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब क्या होगा? जहां पे पार्टनर अपने प्रॉफिट के लिए क्या करेंगे, पार्टनरशिप फर्म्स को फॉर्म करेंगे, क्रिएट करेंगे। ठीक है, आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 8 पे। व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज अलाउ ऑन द पार्टनर्स लोन इन द एब्सेंस ऑफ अ एग्रीमेंट? याद रखिए, ऐसा हमने एक क्वेश्चन एमसीक्यू में भी किया था। अगर मतलब कि किसी पार्टनर्स ने लोन लिया हुआ है, ठीक है, तो और उस पार्टनर्स ने जब लोन लिया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पे मेंशन नहीं था, तो दैट टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 6% होगा पर एनम बेसिस पे। ये याद रखिए हमेशा। तो इसीलिए इसका आंसर होगा 6% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज टू बी अलाउ ऑन द पार्टनर्स लोन इन द अब्सेंस ऑफ द एग्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप फर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932? तो कितने मेंबर्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं मिनिमम, कम से कम? ठीक है, एज पर द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग। तो मिनिमम 2 पर्सन, कम से कम 2 पर्सन तो चाहिए, तभी तो पार्टनरशिप फॉर्म अपना बनेगा। तो मिनिमम 2 पर्सन आर रिक्वायर नंबर ऑफ द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म अकॉर्डिंग टू इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। अगर हम इसके मैक्सिमम नंबर की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे क्या था क्वेश्चन में, मिनिमम नंबर। देखिए यहाँ पे क्या है, मिनिमम। मिनिमम कितने मेंबर्स होने चाहिए इन द पार्टनरशिप फॉर्म? 2। ठीक है, अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा मेंबर की बात करते हैं या पार्टनर की बात करते हैं तो कितने होते? 50। ठीक है, यहाँ पे हम लिखते हैं फिर मैक्सिमम नंबर्स या मैक्सिमम 50 पर्सन आर रिक्वायर्ड टू बी इन नंबर ऑफ पार्टनर, ठीक है, इन पार्टनरशिप फर्म। लेकिन ये क्वेश्चन में मिनिमम था, इसलिए मिनिमम में 2 पर्सन आएंगे, मैक्सिमम में 50 पर्सन आर अलाउड इन द पार्टनरशिप फर्म। क्लियर? ओके, नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। व्हाट इज द लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स? ऑब्वियसली किसी भी पार्टनर्स की लायबिलिटी हो जाती है अनलिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स होते हैं बेसिकली इन द पार्टनरशिप फर्म। तो टोटल 8 टाइप्स ऑफ द पार्टनर्स होते हैं, लेकिन इसके अंदर एक पार्टनर्स होता है जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वो माइनर पार्टनर्स होते हैं। इसका आंसर होगा लायबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स, ठीक है, एक्सेप्ट माइनर पार्टनर इज अनलिमिटेड। यानी कि आपके जो माइनर पार्टनर होगी उसकी लायबिलिटीज होगी नहीं, कंसिडर ही नहीं करते हम उसके पास कोई लायबिलिटी होगी। ये सिर्फ ऐसा पार्टनर है जो सिर्फ आपके फर्म से प्रॉफिट अर्न करेगा और पार्टनरशिप जाएगा, ठीक है, उसका, एंड उसकी जो भी लायबिलिटीज होगी वो रिमेनिंग पार्टनर्स पे करेंगे, यानी कि उसके ऊपर कोई भी लायबिलिटीज नहीं हो सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11,
इन द absence of partnership deed, what is the rate of interest on loan and advance by the partner to the firm is allowed? देखिए यहाँ पे फिर से आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया, ठीक है, लेकिन ये लोन एंड एडवांस बाय द पार्टनर्स है। तो ऑब्वियसली अभी हमने इसका आंसर देखा था, तो 6% ही होता है इसका, अगर पार्टनरशिप डीड अब्सेंस है, तो हमेशा याद रखिए 6%। चलिए सेम क्वेश्चन था, इसके लिए इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। व्हाट डू यू मीन बाय द प्री रिसीव्ड इनकम? देखिए प्री रिसीव्ड इनकम से आप क्या समझते हो, या आपकी क्या मीनिंग हो सकती है प्री रिसीव इनकम पे? ठीक है, प्री रिसीव इनकम दैट इज मीन्स हमने ऐसा अमाउंट जो हमें रिसीव्ड होने वाला था ऑन ड्यू डेट, लेकिन बिफोर द ड्यू डेट क्या हो गया, हमें वो रिसीव हो गया। ड्यू डेट का मतलब है कि आपने किसी पर्सन को टाइम दिया था, ठीक है, कि मुझे मई मंथ में पे कर देना, लेकिन वो क्या करता है, आपको मई मंथ से पहले अप्रैल मंथ में ही पेमेंट कर देता है। तो दैट इज मीन्स इसको हम बोलेंगे प्री रिसीव्ड इनकम। ये प्री रिसीव इनकम मंथ वाइज भी हो सकता है या तो ईयर वाइज भी हो सकता है, राइट। तो ये जो प्री रिसीव इनकम है, ये आपके नेक्स्ट या जो करंट मंथ होगा या करंट ईयर होगा, उसके लिए ये लायबिलिटी बन जाएगा। ठीक है, मतलब उस करंट मंथ में या उस करंट ईयर में वो अमाउंट आपको फिर से कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो चलिए इसका हम वन सेंटेंस आंसर देख लेते हैं क्या होगा। इनकम विच इज रिसीव्ड बाय द पार्टनरशिप फर्म बिफोर इट इज ड्यू, इट इज कॉल्ड द प्री रिसीव्ड इनकम। बस यहाँ पे इसका मीनिंग बताना था। देखिए इसकी कंडीशंस मैंने आपको बता दिया हुआ है कि ये फर्म के ऊपर लायबिलिटीज हो जाएगा, लेकिन इसका मीनिंग है कि इनकम विच इज रिसीव बाय द पार्टनरशिप फर्म बिफोर इट इज द ड्यू डेट, ठीक है, इज कॉल्ड द प्री रिसीव इनकम। ओके, अभी हम मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स इन द फाइनल अकाउंट ऑफ द पार्टनरशिप? तो आपको यहाँ पे बताना है कि प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये जो एडजस्टमेंट है इसका दो इफेक्ट क्या हो सकता है। तो इसका जो दो इफेक्ट है वो क्या हो सकता है, ये आपको पूरा बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा है। जब हम बात करते हैं रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, यानी कि हमें डेटर्स को डिस्काउंट अलाउड किया हुआ है, तो ये मेरे लिए एक्सपेंसेस हो जाएगा, क्योंकि जो डेटर्स है यानी कि कस्टमर्स, वो मुझे डिस्काउंट अमाउंट माइनस करके पे करेगा, एंड वो डिस्काउंट अमाउंट मेरे लिए एक्सपेंसेस है, इसीलिए वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड, ठीक है। और डिडक्ट होगा द अमाउंट ऑफ द प्रोविजंस फॉर डिस्काउंट, यानी कि जो डिस्काउंट का अमाउंट है वो डिडक्ट होगा डेटर से, ठीक है, फ्रॉम द अमाउंट ऑफ द डेटर्स। क्लियर? तो इसका वन सेंटेंस आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हेन इज पार्टनर करंट अकाउंट इज ओपन? तो बताना है यहाँ पे कि हम कब पार्टनर करंट अकाउंट ओपन करते हैं। व्हेन फिक्स कैपिटल मेथड इज एडॉप्टेड बाय द फर्म, पार्टनर करंट अकाउंट इज ओपन, राइट। जब पार्टनर क्या करेंगे, फिक्स कैपिटल मेथड अपने पार्टनरशिप फर्म में अप्लाइड करेंगे, तो वहां पे आपको पार्टनर करंट अकाउंट ओपन करना है। एज पर द विच प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट अ कॉस्ट प्राइस और एट अ मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस? तो यहाँ पे बताना है कि ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है जिसपे हम क्लोजिंग स्टॉक के जो अमाउंट होते हैं या वैल्यूड होती है, वो कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस, ठीक है, दो प्राइस आपको गिवन होता है, उसमें से हम क्या कहते हैं, विच एवर इज लेस, ऐसे अमाउंट को हम सेलेक्ट करते हैं। तो ऐसा कौन सा प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है? तो एज पर द, देखिए यहाँ पे देख सकते हो आपको प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग गिवन है, ठीक है, एज पर द कन्वर्टिज्म प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। याद रखिए कन्वर्टिज्म जो प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग है, उसके अकॉर्डिंग क्लोजिंग स्टॉक की जो वैल्यूड है वो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस, ठीक है, जिसमें से जो भी लेस होगा, विच एवर इज लेस, उसको हम यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विच रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? तो यहाँ पे भी आपको प्रोविजंस बताना है, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विच रिगार्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ऐसा कौन सा प्रोविजंस है जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अलाउड है? तो इसमें आंसर होगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट टू बी ना अलाउड। ठीक है, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसा देना कोई भी कंपलसरी नहीं है, राइट। क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट यानी कि पार्टनर क्या कर रहा है, अपने फर्म्स को रन करने के लिए कैपिटल लेके आ रहा है, ठीक है। तो पार्टनर अगर चाहता है कि उसको उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट मिले तो वो अप्लाइड कर सकता है, अदरवाइज ऐसा कोई इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इन्वॉल्वमेंट नहीं है कोई भी प्रोविजंस। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाई इज द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड? क्यों बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड करते हैं हम, क्यों बनाते हैं बैलेंस शीट?
The balance sheet is prepared to know your financial positions of the business in the firm, ठीक है, from of its assets and liabilities on the particular date. तो बैलेंस शीट की बात आएगी तो याद रखना बैलेंस शीट सीधा इंडिकेट करता है फाइनेंशियल पोजीशंस ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो कि हमें अपने एसेट्स एंड लायबिलिटी से मिलता है, राइट। अगर हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज इक्वल है तो दैट इज मीन्स अपना फाइनेंशियल पोजीशन अच्छा है, ठीक है। अगर अपने पास एसेट्स मोर देन लायबिलिटी है तो समझ जाने का कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छा ग्रोथ कर रहा है, जिसमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एसेट्स ज्यादा है और लायबिलिटीज कम है, राइट। नेक्स्ट थिंग है इसमें कि अगर लायबिलिटी ज्यादा हो गया एसेट से तो समझ जाएगा कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन लॉस को सफर कर रहा है, जिसके अंदर उसका फाइनेंशियल पोजीशन बहुत ही ज्यादा वीक है, क्लियर। तो बैलेंस शीट हम इसीलिए प्रिपेयर करते हैं कि किसी भी कंपनी के एसेट्स एंड लायबिलिटीज को हम स्टडी कर सके कि वो उस कंपनी का एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, एंड देन उसमें कोई भी जो एक्सटर्नल फैक्टर्स है वो इन्वॉल्वमेंट होता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में। अदरवाइज कंपनी लॉस में जा रही है तो उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई देगा। तो इसका बस आंसर इतना ही लिखना है आपको। आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 18 पे। वाई वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आर नॉट शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट, ठीक है। तो अगर मैंने मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए जो एम्प्लॉय या वर्कर थे उसको मैंने वेजेस पेड कर दिया है, तो क्यों मैंने वेजेस को, ठीक है, वेजेस को मैंने ट्रेडिंग अकाउंट में शो नहीं किया, क्यों मैं एसेट्स में से उसको माइनस करूंगा। तो वाई वेजेस पेड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी आर नॉट शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट। तो wages paid for the installation of machinery is the capital expenditure and it is not to be recorded in the trading account. याद रखिए इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी ये क्या है, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर को इंडिकेट कर रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं कि एसेट्स में से माइनस करते हैं, ना कि हम वेजेस में से, क्योंकि हमने जो वर्क किया हुआ है वो एसेट्स के ऊपर किया हुआ है, यानी कि मशीनरी के ऊपर किया हुआ है। मशीनरी मेरे लिए क्या है, एसेट्स है, तो मैंने उस पर वर्क किया हुआ है। इसीलिए पर्टिकुलर जब भी आपको कोई नाम या हेडिंग दिया होता है तो आप उसमें से ही आपके एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको ऐड और लेस करते हैं, ठीक है। तो वेजेस मैंने पे किया तो वेजेस इतना यहाँ पे माइनर नहीं, मतलब मैटर नहीं कर रहा है। जो मैटर कर रहा है वो है आपका मशीनरीज, ठीक है। ये मशीनरी आपके एसेट्स है और ये कैपिटल को इंडिकेट करता है, किसी भी कंपनी का कैपिटल मशीनरी या कोई भी एसेट से इंडिकेट हो सकता है, और उस पर किए जाने वाले एक्सपेंसेस को ही हम कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बोलते हैं, राइट। तो इसीलिए वेजेस अगर हमने पे किया हुआ है इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स है, ना कि वो ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट है। क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट आपको सिंपल सा बताता है कि आप मैन्युफैक्चरिंग जितने भी मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आप लिख सकते हो और उसको पास कर सकते हो, राइट। नेक्स्ट थिंग आते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 19। व्हाट डू यू मीन बाय द इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम मतलब कि जहाँ पे आपको डायरेक्टली कोई भी इनकम नहीं हो रहा है, यानी कि किसी गुड्स से कोई इनकम नहीं हो रहा है। आप जब सेल करते हो तो वो हो जाता है डायरेक्ट इनकम। आप क्या करें, कोई प्रोडक्ट देके उसके अगेंस्ट में कोई अमाउंट रिसीव कर रहे, ठीक है, उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट इनकम। यानी कि हमने एक्सचेंज कर दिया, ठीक है, अमाउंट से प्रोडक्ट को, तो वो हो जाएगा आपका डायरेक्ट इनकम। जब आप विदाउट प्रोडक्ट मार्केट में कुछ सेल करके अर्न करते हो और किसी के थ्रू अर्न करते हो तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। जैसे मैंने किसी का काम कर दिया और उसके अगेंस्ट में मुझे रिवॉर्ड में मिल गया कमीशन, ठीक है, तो वो हो गया मेरे लिए इनडायरेक्ट इनकम, राइट। जैसे कि मैं एज अ ब्रोकरेज वर्क कर रहा हूँ और मैंने किसी का हाउस सेल करवा दिया, तो दैट टाइम मुझे क्या मिलेगा, ब्रोकरेज। तो ब्रोकरेज क्या हो जाएगा मेरे लिए, इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। उसके पे मैंने कोई भी अपनी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं की है, ठीक है। वहां पे मैंने सिर्फ दो कस्टमर को मिला दिया और वो दोनों कस्टमर्स आपस में ये डील कर लिए, एंड डील करने के बाद जो भी अमाउंट होता है उसमें से मेरा क्या होगा वो मैं अपना साइड कर लूंगा अमाउंट, ठीक है। तो वो दोनों तरफ से मुझे मिल जाएगा, इसीलिए उसमें मेरी कोई एक्टिविटीज इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी और ना ही मैंने कोई भी प्रोडक्ट को सेल किया हुआ है, राइट। तो इसीलिए ये बन जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। तो इसका मीनिंग है ऑल इनकम अदर देन डायरेक्ट इनकम आर कॉल्ड इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। बहुत ही सिंपल से लिखा हुआ है कि जो डायरेक्ट इनकम नहीं होता वो इनडायरेक्ट इनकम होता है। एग्जाम्पल, इंटरेस्ट रिसीव ऑन द इन्वेस्टमेंट, बराबर। इनकम लाइक डिस्काउंट, कमीशन, डिविडेंड, रेंट रिसीव्ड एसेट्रा, ये सब क्या है मेरे लिए, इनडायरेक्ट इनकम, राइट। क्वेश्चन नंबर 20। व्हाई पार्टनर्स कैपिटल इज ट्रीटेड एज अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। क्यों हम पार्टनर कैपिटल को बिजनेस का लॉन्ग टर्म लायबिलिटी समझते हैं। Partners capital is not a refunded during the exist,
existence of the partnership firm unless partner is retired or expired. क्लियर? तो हम पार्टनरशिप कैप जो पार्टनर्स कैपिटल होता है उसकी जो कैपिटल अमाउंट है उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो पार्टनर्स है ठीक है उसके अमाउंट को हम रिफंड नहीं करते, ठीक है, जब तक पार्टनरशिप फर्म बिजनेस में है, अनलेस पार्टनर्स रिटायर और एक्सपायर्ड। क्लियर यहाँ पे? तो इसीलिए पार्टनर कैपिटल क्या होगा, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज होगा किसी भी फर्म्स के लिए। आई होप कि ये जो आंसर इन वन सेंटेंस था फर्स्ट चैप्टर्स का ये आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 20 क्वेश्चन थे, ठीक है। और आपको अगर कहीं पे भी कोई भी डाउट आता है तो डेफिनेटली आप मुझे कमेंट सेक्शंस में कमेंट करके पूछ सकते हो। चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, एग्रीड एंड डिसएग्रीड के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के अपडेट मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।